बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है डेट 8 सितंबर 2020, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। तो आज का टॉपिक है एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। जो एवोल्यूशन है इसे हम प्रोग्रेस के साथ ताबिया नहीं कर सकते हैं। हम इसको एवोल्यूशन को ताबीर प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि एवोल्यूशन जो है ये एक किस्म की प्रोग्रेस हो रही है। इट शुड नॉट बी इक्वेटेड, एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। तो दरअसल जो एवोल्यूशन होती है ये नो रियल प्रोग्रेस होती है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है, बल्कि एक चेंज होती है। एवोल्यूशन जस्ट प्रोडक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड शेपिंग द डाइवर्सिटी बाय एनवायरमेंटल सिलेक्शन। एवोल्यूशन क्या होता है कि लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और उन जो डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है उनका शेप मिलती है ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। तो एनवायरनमेंट जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और इस एनवायरनमेंट चेंज की वजह से जो स्पीशीज़ है उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बदलता रहता है और इसकी वजह से उसको बेस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर देयर आर फाउंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनसाइड the earth or on this universe due to which diversity comes into existence. जब नए स्पीशीज एवोल्यूशन की वजह से वजूद में आते हैं या सेपरेशन की वजह से वजूद में आते हैं तो इसके बाद इन्वायरमेंटल सिलेक्शन भी इसके लिए ज़िम्मेदार होता है डिफरेंट स्पीशीज़ की प्रोडक्शन के लिए। तो इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेस नहीं होगी। तो हम इसको इस एवोल्यूशन को प्रोग्रेस नहीं कहेंगे। प्रोग्रेस में अगर हम कहेंगे कि प्रोग्रेस हो गई है तो प्रोग्रेस इस चीज़ में हुई होती है कि डिफरेंट बॉडी डिज़ाइनर्स, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इमर्ज हुआ होता है। उसकी वजह से जो उसको हम प्रोग्रेस कह सकते हैं। जो बॉडी डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स एनिमल्स के या प्लांट्स के वजूद में आते हैं उसको हम प्रोग्रेस कह सकते हैं। बट ओवरऑल हम ये नहीं कहेंगे कि एवोल्यूशन जो है इट इज़ अ प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस किसी भी सूरत में नहीं होगी। हो सकता है कि जो बॉडी डिज़ाइनर्स हो, बॉडी स्ट्रक्चर्स हो एनिमल्स के वो डिफरेंट हो, वो कॉम्प्लेक्स वो सैंपल से कॉम्प्लेक्स बन गए हो तो हम उसको प्रोग्रेस कहेंगे। लेकिन ओवरऑल जो एवोल्यूशन है हम इसको प्रोग्रेस किसी भी सूरत में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बात क्लियर है कि जो ओल्ड स्पीशीज़ है कुछ स्पीशीज़ को छोड़कर वो इस दुनिया में मौजूद हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुई है। कोई भी जो स्पीशीज़ चेंज हो गई है वो इवॉल्व हो गई है, डिफरेंट स्पीशीज़ उस जगह पे प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन ओल्ड स्पीशीज़ जो है वो मौजूद है। ये भी हम कहेंगे कि ये जो नई स्पीशीज़ है दीज आर नॉट बेटर दैन द ओल्ड स्पीशीज़। ये कुछ हद से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं या कुछ अच्छे नहीं हैं पुराने स्पीशीज़ से। हम कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जो पुराना होता है वो उसका अपना वजूद होता है, उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, एक एबिलिटी होती है। उस बिना पे हम ये नहीं कहेंगे कि जो नए स्पीशीज़ है दे आर एडवांस्ड विद एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड स्पीशीज़, या उनमें कोई चेंज ऐसी हो गई है जिससे वो बिल्कुल डिफरेंट हो ओल्ड स्पीशीज़। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल जो नए स्पीशीज़ जो वजूद में आते हैं इनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, जेनेटिक चेंज अप होता है और सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस की वजह से डिफरेंट बॉडी डिज़ाइनर्स स्पीशीज़ के अंदर आते हैं। और जब ये चीज़ें आते हैं तो उसके बिना पे जो स्पीशीज़ है वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है
کہ ڈفرینٹ اسپیشیز پروڈیوس ہو گئے ہیں، ڈفرینٹ اسپیشیز فرام دا ایگزسٹنگ اور انسسٹر سے پروڈیوس ہو گئی ہے، فرام دا ایگزسٹنگ اسپیشیز سے پروڈیوس ہو گئی ہے. جو نئے اسپیشیز ہیں ان میں کچھ نیا نہیں مل رہا ہے، کچھ وہ ڈفرینٹ نہیں ہے فرام دا اولڈن اسپیشیز. اگر وہ ڈفرینٹ ہیں تو وہ باڈی ڈیزائن میں، باڈی اسٹرکچر میں ڈفرینٹ ہیں اور کسی بھی چیز میں نہیں ہے. اور یہ باڈی ڈیزائن، باڈی اسٹرکچر ڈفرینٹ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ جینیٹک ڈفر ہو گیا ہے، نیچرل سلیکشن ہو گیا ہے ڈیو ٹو دا انوائرمنٹل کنڈیشنز. اور اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ ایولیوشن جو ہے یہ پروگریس نہیں ہے. ہم ہیومن بینگس کی بات کہیں گے تو بہت سارے کہتے ہیں کہ ہیومن بینگز جو ہے چمپینزی سے ایوالو ہو گیا ہے، پروڈیوس ہوا ہے. ایسا بایولوجی میں ایسا کوئی بھی ایگزامپل نہیں ملی ہے، ایسی کوئی بھی مثال نہیں ملی ہے، ایسا کوئی بھی چیز نہیں ملا ہے بایولوجی کے اندر جسے یہ کہا جاتا کہ جو ہیومن بینگس ہیں وہ واقعی چمپینزی سے ایوالو ہو گیا. ایسا کوئی پروف نہیں ملا ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے جس کے بنا پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ چمپینزی سے ایوالو ہو گئی ہیں. ان کا کامن انسسٹر ہے، ان کا کامن انسسٹر ہے جس نے نئے اسپیشیز کو، دو نئے اسپیشیز آف اسپرنگس کو وجود دے دیا ہے. اس کامن انسسٹر نے دو نئے اسپیشیز کو وجود دیا ہے اور ان دو اسپیشیز سے، ایک اسپیشیز سے ہیومن بینگ وجود میں آیا ہے، دوسرے اسپیشیز سے چمپینزی جو ہے وجود میں آیا ہے. یہ آف اسپرنگس، یہ اسپیشیز کس طرح سے وجود میں آتے ہیں؟ ڈیو ٹو دا فزیکل بیریئر، ماؤنٹین، سی، سمندر، اور اینڈ مچ مور ٹائم ریکوائرڈ فار دس ایولیوشن. جو نئے اسپیشیز کریٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بہت سارا وقت کی ضرورت ہوتی ہے. جنریشنز آف جنریشن اسپیشیز پروڈیوس ہوتے ہیں، تب ان کا باڈی اسٹرکچر جو ہے وہ پرانوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے انٹربریڈ نہیں کر سکتے ہیں، یہ پھر ریپروڈکشن نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم پرانے اسپیشیز کو نئے اسپیشیز کے ساتھ ملا دیں تو وہ وہاں پہ انٹربریڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہیومن بینگس کے اندر ہیومن بینگس اور چمپینزی یہ دو نئے اسپیشیز نہیں ہیں، یہ دو ڈفرینٹ اسپیشیز سے آئے ہیں. کیونکہ کہا جاتا تھا کہ جو ہیومن بینگس ہے ان کا وجود جو ہے وہ چمپینزی سے ہوا ہے، لیکن بایولوجیکل کوئی بھی پروف نہیں ملا ہے آج تک اور نہ ملے گا. ہاں سکل کلر ہیومن بینگ، ہاں یہ جو چمپینزی ہے، ہیومن بینگس ہیں، یہ دو ڈفرینٹ اسپیشیز سے وجود میں آئے ہیں اور ان اسپیشیز کا اپنا کامن انسسٹر تھا. آفٹر ملینز آف ایئرس، تھاؤزنڈس آف ایئرس، یہ دو اسپیشیز جو ہیں یہ کنورٹ ہو گئے. ایک اسپیشیز نے جنم دے دیا ہے ہیومن بینگس کو اور دوسرے اسپیشیز نے جنم دیا ہے چمپینزی کو. تو جو باڈی ڈیزائن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اولڈ اینیملز جو تھے ان کا باڈی ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہوا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی چینج نہیں ہوا ہے. اس بیسس پہ ہم کہیں گے کہ ایولیوشن شاید پروگریس کی، ایولیوشن میں ایولیوشن جو ہے یہ پروگریس ہے، یعنی کہ شاید باڈی ڈیزائن کے بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں اس جو اولڈ اسپیشیز ہے وہ کچھ ان ایفیشینٹ نہیں ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ماڈرن اسپیشیز جو اس وقت موجود ہیں. ماڈرن اسپیشیز ان سے جو اولڈ اسپیشیز ہے کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے، سیم ہے. کیونکہ آج بھی ہم بہت سارے اسپیشیز جو بہت پہلے سے وجود میں آئی تھی وہ آج بھی موجود ہیں اور جینیٹک ڈرفٹ ہو گیا ہے. تھاؤزنڈس آف ایئرس لگے ہیں، جنریشن کے بعد جنریشنز پروڈیوس ہو گئے ہیں اور ڈفرینٹ باڈی ڈیزائن وجود میں آئے ہیں. اور ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے وہ ہے بیکٹیریا کا. یہ بیکٹیریا آج بھی 100 ڈگری سیلسیس کے ٹیمپریچر میں پایا جاتا ہے، آج بھی 150، 160، 140 ڈگری سیلسیس میں پایا جاتا ہے. یہ تب بھی جب یہ وجود میں آیا تھا تب بھی اسی ٹیمپریچر میں موجود تھا، تب بھی یہ پانی کے اندر موجود تھا، اب بھی یہ پانی کے اندر موجود ہے. اس بیکٹیریا کے ڈفرینٹ اسپیشیز وجود میں آ گئی ہیں کیونکہ بہت ٹائم
गुजरा, बैरियर्स आ गए, ये डिफरेंट स्पीशीज़ जो बैक्टीरिया के थे वो डिफरेंट जगहों पे चले गए, सेपरेशन हो गई, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो ये बैक्टीरिया जो है डिफरेंट स्पीशीज़ में पाया जाता है, इसके डिफरेंट स्पीशीज़ पाए जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया का अपना वजूद है, इससे ये बिल्कुल भी इनएफिशिएंट नहीं हुआ है, ये बिल्कुल एफिशिएंट है, उसी तरह से काम कर रहा है, उसी तरह से आज भी प्रोडक्शन बैक्टीरिया इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि ओवरऑल जो एवोल्यूशन है हम इसको प्रोग्रेस नहीं कह सकते हैं। ऑल्दो अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो तो बॉडी स्ट्रक्चर में हम कहेंगे कि शायद प्रोग्रेस हो गया है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो एवोल्यूशन नहीं है, जो प्रोग्रेस है या जो एवोल्यूशन है ये प्रोग्रेस नहीं है। इट इज़ जस्ट द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड शेपिंग ऑफ दिस डाइवर्सिटी बाय द एनवायरमेंटल सिलेक्शन। जो डिफरेंट लाइफ साइकिल जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये डाइवर्सिटी हो रही है, और उस डाइवर्सिटी को एनवायरमेंटल सिलेक्शन भी शेप करने के लिए इन्वायरमेंट भी ज़रूरत है। तो इन्वायरमेंट इसको शेप करता है, इस डाइवर्सिटी को, इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन जस्ट प्रोडक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड शेपिंग द डाइवर्सिटी बाय एनवायरमेंट सिलेक्शन। ये है कि एवोल्यूशन जो है इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस, इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द progress, but we can say that only the body design of different animals has taken place, उसमें progress आ गया है, लेकिन overall जो evolution है it is not a progress but production of different life forms। ये production है different life forms का, और इसको shape देने के लिए environment selection या environment conditions ज़रूरी होते हैं। Now we will discuss origin of life. Now we will discuss origin of life on Earth. तो ब्रिटिश साइंटिस्ट JBS हेल्डेन ने 1929 में ये कहा कि जो लाइफ है दरअसल ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनी हुई है। इसने क्या किया कि इसने कहा कि जो लाइफ है ये मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड से वजूद में आ गई है। और इसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ें जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी, मीथेन जब अर्थ वजूद में आ गए, इसके बाद ये सब्सटेंसेस पहले वजूद में आ गई, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड ये पहले बन गई। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंट लाइटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से सैम्पल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गई, जो इन सब्सटेंसेस हैं मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फेट, दीज आर द सैम्पल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये कन्वर्ट हो गई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे के साथ मिल गए, और इन्होंने प्रिमिटिव लाइफ जो यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही थी, जो सबसे पहले लाइफ यहाँ पे वजूद में आ गई, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बन गई। ये जब ज्वाइन हो गई, क्योंकि ये जो सिंपल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये खुद सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बन गए। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कौन कौन थे, मीथेन यहाँ पे मौजूद था, अमोनिया यहाँ पे मौजूद था, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे मौजूद था। और इसके बाद जो फ्रीक्वेंट लाइटिंग हो गई होती रही ज़मीन पे, तो फिर बन गया प्रिमिटिव लाइफ। हेल्डेन ने ये भी कहा, JBS हेल्डेन ने ये भी कहा कि ये जो लाइफ है ये दरअसल वाटर से वजूद में आ गई। जो पहली लाइफ है ये कहाँ से वजूद में आ गई, ये वाटर से वजूद में आ गई। जो पानी था वो भी यहाँ पे मौजूद था, वही पानी से लाइफ
वजूद में। दिस वाज हिज थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि लाइफ जो है ये वाटर में वाटर से वजूद में आ गई, वाटर से आ गई। और जो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ज़्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये मिक्स हो गए, इनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गए बनाए। और वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो आपस में जो मिल गए और उन्होंने प्रिमिटिव लाइफ वो वजूद में लाया। और उसने ये भी कहा कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ये दरअसल वाटर से हो गया है। इसके बाद दो साइंटिस्ट्स, एक का नाम था स्टैनली एल मिलर और दूसरे का नाम था हारोल्ड सी यूरे। 1953 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो जीबीएस हेल्डेन ने कहा था 1929 में कि वो लाइफ जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वजूद में आ गई है। इन्होंने एक एपरेटस बना दिया, एक प्रिमिटिव एपरेटस बना दिया जिसमें इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड को मिला दिया और इसका टेम्परेचर जो है लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस रखा। इसके बाद इन्होंने इस एपरेटस में चूंकि ये गैस मौजूद थे, मीथेन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था और अमोनिया था, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दे दिए। चूँकि लाइटनिंग, हेल्डन ने कहा था कि लाइटनिंग की वजह से लाइफ मौजूद हो गई, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल गए और ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे बन गए। इन्होंने इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क्स का वजूद किया, यानी कि इलेक्ट्रिक स्पार्क्स इन गैस के थ्रू पास किया और इनको एक वीक तक ऐसे ही रखा। इस एपरेटस को बिना छेड़े एक वीक तक रखा गया और एक वीक के बाद, एक हफ्ते के बाद जब देखा गया तो वहाँ पे अमाइनो एसिड्स, इसका जो 15% जो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, इसका 15% अमाइनो एसिड्स में चेंज हुआ था। जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये दरअसल प्रोटीन्स में पाए जाते हैं और प्रोटीन जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। इस तरह से जेबीएस हेल्डेन का वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लाइफ है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है, ये मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड से बना हुआ है। ये चीज़ें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज हो गई और वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जब मिल गए तो इन्होंने प्रिमिटिव लाइफ बना दी। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये कंसेप्ट जो था, ये थ्योरी जो थी जेबीएस हेल्डेन की, ये प्रूव हो गई। और प्रूव करने वाले थे स्टैनली एल मिलर एंड हेरोल्ड सी यूरे। इन्होंने 1953 में एक्सपेरिमेंट किया, लैब के अंदर एक एपरेटस बना दिया जिसमें इन्होंने ये गैसेस रखी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अलावा इन्होंने पास किया इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स पास करने के बाद इसको एक वीक के लिए रखा लिया है और वहाँ पे जो इसका 15% जो सब्सटेंस थे या गैसेस थे, इसका 15% जो है अमाइनो एसिड्स में चेंज हो गई। और ये जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स के ये बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन जो हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो दरअसल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से होती है। और एक और कंसेप्ट इसने कहा कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो वाटर से हुआ है। इस तरह से ये प्रूव हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ जो है एपरेटस, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मौजूद था तो बिना ऑक्सीजन के लाइफ वजूद में आ गई। इस तरह से ओरिजिन जो ऑफ लाइफ जो है इस ज़मीन पे जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो दरअसल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हो गया है। With this we completed this lecture and also chapter of genetics and heredity. Thank you.